Hello friends, class 8 social science chapter 3 minerals and resources of geography. ये NCERT टीका ज्योग्राफी का ये थर्ड चैप्टर है मिनरल एंड रिसोर्सेज. फ्रेंड्स, हमने वीडियो पार्ट 1 के अंदर हमने लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन इन द मिनरल्स इन द डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स वो देखा था. नाउ डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज इन इंडिया. तो इंडिया के कौन कौन से पार्ट के अंदर कौन कौन से मिनरल्स अवेलेबल है वो आज हम उस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं. लेट वी स्टार्ट फ्रॉम द डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया. आयरन, बॉक्साइट, मिका, कॉपर, गोल्ड एंड सॉल्ट. The different type of the minerals found in India region. First, say iron. India has a deposit of high-graded iron ore. The mineral is found in mainly Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Goa, Maharashtra, and Karnataka. Next, bauxite. Bauxite it is the major bauxite producing area are Jharkhand, Orissa, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu. And next, mica. Mica deposited mainly occurs in the Jharkhand, Bihar, Andhra Pradesh, Rajasthan, etc. So India is the largest producer and exporter of mica. तो India mica का largest producer और exporter है. Next, copper. Copper it is mainly produced in Rajasthan, Madhya Pradesh, Jharkhand, Karnataka and Andhra Pradesh. And then manganese. Manganese, India's manganese deposited lies in the Maharashtra, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Orissa, Karnataka, Andhra Pradesh are distributed in the different area. Then limestone. Limestone is a major limestone producing a state. They are Bihar, Jharkhand, Orissa, Madhya Pradesh, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात एंड तमिलनाडु. तो इसके साथ ये सारी मिनरल्स भी हैं. इट इज लाइज इन द डिफरेंट स्टेट. गोल्ड. कोलार इज द कर्नाटका हैज अ डिपोजिटेड ऑफ गोल्ड माइन इन इंडिया. These mines are among the deepest in the world and which makes the mining of the ore is a very expensive process. यानी कोलार जो हमारी कर्नाटक में माइन है वो डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड मानी जाती है जहाँ से बहुत सारा गोल्ड अवेलेबल है इंडिया के अंदर. नेक्स्ट, सॉल्ट. सॉल्ट इज ऑल्सो अ मिनरल एंड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सी, लेक्स और रॉक्स. India is one of the world leading producer of or exporter of salt. Now, next point, uses of minerals. ये सारे हमने जो minerals देखे अलग अलग, आयंस, बॉक्साइट, मिका, कॉपर, मैंगनीज, फिर लाइमस्टोन. तो ये सारे जो हमने मिनरल्स देखे, गोल्ड, सिल्वर, सॉल्ट, तो अलग अलग स्टेट के अंदर से अलग अलग प्लेस से हमें ये सारे मिनरल्स मिलते हैं. नाउ लेट मी सी इट्स यूजेस ऑफ मिनरल्स. कौन से मिनरल्स किस तरह हम यूज करते हैं. सो लेट मी स्टार्ट. मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज. मिनरल विच इज यूज्ड फॉर द जेम्स आर यूजुअली हार्ड. यू नो, जेम्स और ज्वेलरी के अंदर भी मिनरल्स यूज की जाती है बिकॉज ऑफ डायमंड वगैरह और जो कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, ये सारी चीज़ें हम जेम्स और ज्वेलरीज में यूज करते हैं. देर आर देन सेट इन द वेरियस स्टाइल फॉर द ज्वेलरीज. कॉपर इज अनदर मेटल यूज इन एवरीथिंग फ्रॉम कॉइन्स to pipes. Silicon used in the computer industries is obtained from quartz. तो क्वार्ट्ज नाम के रॉक्स होते हैं उसमें से हमें सिलिकॉन मिलता है. एल्यूमिनियम इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स और बॉक्साइट. बॉक्साइट इट इज द रॉ फॉर्म ऑफ द एल्यूमिनियम. इट इज यूज इन द ऑटोमोबाइल एंड एरोप्लेन्स.
bottling industries, building, and even it is using in the kitchen cookware. Now next point, conservation of मिनरल्स। ये हमने सारे जो देखे वो सारे मिनरल के यूजेस थे, कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। हर एक इंडस्ट्रीज़ के अंदर यूज़ होता है, हाउस के अंदर कुकिंग यूटेंसिल्स बनाने के अंदर ये यूजेस होते हैं, बहुत सारे प्लेसेस पे, और जेम्स और ज्वेलरी के अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स यूज़ होते हैं। नाउ ऑल्सो इन केमिकल इंडस्ट्रीज में भी बहुत सारे मिनरल्स यूज़ होते हैं। नेक्स्ट है कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। अब ये सारे मिनरल्स को हमें किस तरह कंजर्व करना चाहिए। मिनरल्स आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, इट टेक्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स फॉर इंफॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल। तो ये बनने में बहुत साल लगते हैं। सो इट इज अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, द रेट ऑफ द फॉर्मेशन is much smaller than the rate of at which the human consume these minerals। यानी कि जो उसका बनने का जो रेट ऑफ है और उसे ह्यूमन ज़्यादा उसका यूजेस करता है, इसलिए उसका जो फॉर्मेशन होता है उससे अभी पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से इसके यूजेस बढ़ते गए। दैट मीन द कंज्यूम जो इस सारे मिनरल्स के डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। सो इसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए। इट इज़ नेसेसरी टू रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। हम देखते हैं कि माइनिंग में जो सारी वेस्ट होती है उसको हमें उसका भी कंजर्वेशन करना चाहिए। ऑल्सो सम थिंग्स विच इज़ यूज एज अ रिसाइकलिंग, जैसे कि प्लास्टिक वगैरह जो है उसका हमें रिसाइकलिंग करना चाहिए। आयरन होता है तो उसका भी हमें मेल्ट करके उसको भी रिसाइकल कर सकते हैं। तो ये सारे मिनरल को हमें इस तरह कंजर्व करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट, पावर रिसोर्सेस। अभी इसमें टू टाइप ऑफ पावर रिसोर्सेस है, कन्वेंशनल सोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। Sunny's mother began her day by switching on the geyser and she ironed Sunny's school's uniform before waking him। यानी कि हर रोज उसकी मदर जो गीजर, या तो सनी हर रोज गीजर के स्विच ऑन रखता है तो इससे भी इलेक्ट्रिसिटी पावर वेस्ट होता है। और ऑल्सो जो हम आयनिंग करती, सनी स्कूल जाते तब उसकी मदर उसके कपड़ों को आयनिंग करती है। शी देन रशेस टू द किचन एंड टू प्रिपेयर द ग्लास ऑफ द ऑरेंज जूस फॉर हिम इन द ब्लेंडर। जब हम मिक्सर या तो ब्लेंडर से जब हम जूस वगैरह बनाते हैं तो इस हर एक में पावर चाहिए। सो इट इज़ अ रिसोर्सेज विच इज इट इज़ यूज एज अ डेली इन अवर लाइफ। हर रोज हमारी लाइफ में हम सारे गैजेट्स जो यूज़ करते हैं, सो और वो हमारा पावर से कनेक्ट, टेलीविज़न हो, रेफ्रिजरेटर, हर एक को पावर चाहिए। सनी, have you finished taking bath? Come and have you a breakfast? Call out mother while preparing breakfast on the gas stove of the Sunny। तो यहाँ पे टेक्स्ट बुक में बताया है कि सनी की मदर उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है गैस के ऊपर। तो ये सारा जो स्टव है वो भी एक पावर रिसोर्सेस है। While going to school, Sunny forget to switch off light and fans. When mothers switch them off, think that the life in the cities may be more comfortable। हमारे सिटीज़ के अंदर जो कंफर्टेबल रहने के लिए बहुत सारे जो गैजेट यूज़ करते हैं हम, फैन, रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह, अगर हम कंजर्व ना करें तो जो पावर वेस्टेज होता है। बट इट इज़ डिपेंड ऑन द मोर एंड मोर गैजेट। हम जिस तरह ज़्यादा से ज़्यादा गैजेट यूज़ करते हैं उस तरह एनर्जी जो पावर ज़्यादा यूज़ होती है। सो इट इज़ डिमांड सप्लाई फॉर ऑल द पीपल। अभी आपको मालूम है विदाउट पावर आपको अभी एक दिन अगर विदाउट एसी या तो विदाउट फैन रहना पड़े तो आपको तुरंत पता चलता है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। विद द एडवेंट ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी द लाइफस्टाइल इट इज ऑलरेडी डिफरेंट, चेंज हो गई पूरी। जब से ये साइंस के इन्वेंशंस, अलग अलग गैजेट्स आए और उसके जो आपको कंफर्टेबल करें जो सारे इंस्ट्रूमेंट आए, उससे पूरा ही आपकी लाइफ में पूरा चेंज आ गया है।
सो पावर और द एनर्जी प्लेज अ विटल रोल इन योर लाइफ। हमारी लाइफ के अंदर पूरा उसका बहुत इंपॉर्टेंस है। आज हर एक इंडस्ट्रीज जो भी रन करती है इट इज डिपेंड ऑन पावर। हर जगह हर चीज बनती है तो उसके लिए पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। विदाउट एनर्जी इट कैन नॉट बी प्रिपेयर एनीथिंग इन इंडस्ट्रीज। तो ये सारा चीज है हमारे लिए है, बट पावर का वेस्ट कभी नहीं करना चाहिए। ऑलवेज वी हैव टू कंजर्व पावर। Friends, power resources may be broadly categorized as a conventional and non-conventional resources. अब पावर दो तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब कन्वेंशनल में देखते हैं फायरवुड है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइड्रो पावर। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, टाइडल एनर्जी एंड बायोगैस। लेट वी स्टार्ट फर्स्ट पॉइंट, फायरवुड। तो ये सारे कन्वेंशनल, फर्स्ट हम कन्वेंशनल सोर्सेज देखेंगे। कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दोज विच हैव बीन इन अ कॉमन यूज फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम लॉन्ग टाइम से जो कॉमन यूज करते आए हैं, दीज आर नोन एज कन्वेंशनल सोर्सेज। फायरवुड एंड फॉसिल फ्यूल्स आर द टू मेन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। लाइक फर्स्ट firewood. It is widely used for the cooking and heating. In our countries, more than 50% of the energy used by the village comes from the firewood. Village में आप जाके देखते हो, वहाँ के मोस्टली सारे पीपल्स दे आर यूजिंग फायरवुड्स। तो चूल्हा जलाते हैं उसके लिए उनको फायरवुड्स चाहिए। रिमेन ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स विच वर बरीड अंडर द अर्थ for the million of years got converted by the heat and pressure into the fossil fuels. तो आपको मालूम है कि जो भी प्लांट और एनिमल्स जो लैंड के अंदर बरीड हो जाते हैं और उसका जो कन्वर्टेड और हीट अर्थ के नीचे जो हीट प्रोड्यूस होती है और उसमें जो प्रेशराइज होता है उसमें सारे फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म होते हैं। Fossil fuels such as the coal, petroleum, natural gas are mainly source of the conventional energies. The reserve of these minerals are limited. The rate at which the growing world population is consuming them is far greater than the rate of their formation, and so they are likely to be exhausted soon. यानी कि जो भी सारे एग्जॉस्टेड एनर्जी है, यानी कि जो ये सारी जो एनर्जी है वो इट इज फिनिश इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज नहीं है। सो इसका जो हमें कंज्यूमिंग केयरफुली करना चाहिए। नाउ सेकेंड, कोल, सेकेंड कन्वेंशनल सोर्स कोल, यानी कि ये जो सारे रिसोर्सेज हमें उसको कंजर्व करना चाहिए। Coal is the most abundant found in the fossil fuels. It is as the domestic fuel in the industries such as the iron and steel industries. Also, it is used in the steam engines and to generate the electricity. यानी कि पावर स्टेशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी कोल चाहिए। उसमें भी आपको मालूम है जियोथर्मल एनर्जी या तो हाइड्रोथर्मल पावर। तो जियोथर्मल एनर्जी के अंदर कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। जहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन है वहाँ पे और हाइड्रोथर्मल पावर स्टेशन है वहाँ पे वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द कोल इज कॉल्ड द थर्मल पावर स्टेशन। जो कोल के द्वारा जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है उसको हम थर्मल पावर स्टेशन बोलते हैं। द कोल विच वी आर यूजिंग टुडे was formed millions of years ago when a giant ferns as a swamp got buried under the layer of the earth. Coal is therefore referred to as the resources. तो ये कोल भी एक मिनरल्स हैं और it is a conventional sources. So it is found in the different part of the country. कंट्री के बहुत अलग अलग पार्ट में मिल जाता है और हमारे लिए ये फॉसिल फ्यूल है। Now next, petroleum.
petrol that keeps your car running, as well as the oil that keeps your cycle from this skipping. Both begin as a thick black liquid are called petroleum. जब हमें अर्थ के नीचे से साफ्टिंग करके जो भी क्रूड ऑयल निकाला जाता है, इट इज अ थिक फॉर्म, तो ये एक लिक्विड और थिक फॉर्म होता है. देन आफ्टर इट प्योरीफाई, उसके बाद उसको प्योरीफाई किया जाता है. उसमें डिफरेंट जैसे कि डीजल, नेफ्था, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें अलग अलग सेपरेट की जाती हैं. It is found between the layer of the rocks and is drilled from the oil field located in offshore and the coastal areas. This is then sent to refineries and which process the crude oil and process the variety of the products, just like a diesel, petrol, kerosene, wax, plastic and lubricant, petroleum and its derivatives are called the black gold. इसके लिए इसको हम black gold कहते हैं because of ये हमारे लिए बहुत precious है, as they are the very valuable. The cheap petroleum produced a country are Iran, Iraq, Saudi Arabia, Qatar. ये सारे जो है वहाँ से बहुत मात्रा में बहुत ज़्यादा पेट्रोलियम क्रूड ऑयल मिल आता है. The other major producer are USA, Russia, Venezuela and Algeria. The leading producer in India are Digboi in Assam, Bombay High in Mumbai and deltas of the Krishna and Godavari rivers. Next, natural gas. Friends, natural gas is found with the petroleum deposited and it is released when the crude oil is brought to the surface, and it can be used as a domestic and industrial fuels. तो नेचुरल गैस को हम जो ऊपर के लेयर से जो फर्स्ट जब भी जहाँ से पेट्रोलियम मिलता है तो फर्स्ट लेयर में ऊपर नेचुरल गैस अवेलेबल होता है. तो गैस को पहले लिबरेट किया जाता है और अलग अलग इंडस्ट्रीज में ऑल्सो इट इज यूज फॉर द डोमेस्टिक फ्यूल के लिए भी यूज होता है. रशिया, Norway, UK and the Netherlands are the major producer of a natural gas. In India, it is in Jaisalmer, Krishna Godavari deltas, Tripura and some area of the shore in Mumbai have the natural gas resources. Very few countries in the world have the sufficient natural gas reserve of their own. यानी काफ़ी कम जो कंट्रीज है जहाँ से इनको सफिशिएंट मात्रा में जहाँ से गैस फ्यूल मिलता है. The sharp increases in our consumption of the fossil fuel has led to their depletion and an alarming rate. The toxic pollutant released from the burning of the fuel and also it is cause for the concern. ये जो सारे फ्यूल हम यूज़ करते हैं और उसके बर्निंग से एटमॉस्फेयर के अंदर जो भी गैस इन्फ्लुएंट होती है, इट इज़ अ वेरी पॉइजनियस एंड टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं उसके साथ. सो इट इज़ हार्मफुल टू अस. Unchecked burning of the fossil fuel is like a unchecked dripping a tap which will eventually run dry. This has led to different components. तो अलग अलग जो components होते हैं और इस तरह अलग अलग जगह से अलग अलग मात्रा में गैस अवेलेबल होती है. Various non-conventional source of energy are a clear alternatives to the fossil fuels. तो हर एक के alternatives होती है उसके fossil fuels के, जैसे कि हम पेट्रोल की जगह अभी गैस CNG गैस वगैरह यूज़ कर सकते हैं in the place of petrol. So they are called alternatives. Now hydro power, हमारा जो conventional source में जो last point है hydro power. Rain water or the river water stored in dam is made to fall from the heights and the falling water flow through the pipes inside the dam over the turbines blades placed at the bottom of the dam. वहाँ पे टर्बाइन अरेंज किया जाता है और उस टर्बाइन के थ्रू जब वो रोटेट करता है और इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है.
द मूविंग ऑफ ब्लेड्स देन टर्न द जनरेटर टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी, और उसका जॉइंट जनरेटर के साथ होता है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो सारा इलेक्ट्रिक जनरेटर के अंदर वो स्टोर होता है, एंड दिस इज कॉल्ड द हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, और इसको हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। The water discharge after the generation of the electricity, it is used for the irrigation, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होने के बाद जो भी वाटर को डिस्चार्ज करा जाता है वो इरिगेशन में यूज होता है। सो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी इट इज प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रो पावर, यानी कि जो वर्ल्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो 1/4 पार्ट पूरा जो प्रोड्यूस होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी होती है। The leading producer of the hydroelectricity in the world are the Paraguay, Norway, Brazil, China, etc. Some important hydropower stations in India are Pakra Nangal, Gandhi Sagar Dam, Nagarjun Sagar Dam और दामोदर वैली प्रोजेक्ट। तो ये यहाँ पे सारे जो हाइड्रो पावर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। नाउ अभी हमारा ये लास्ट पार्ट है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप उसको हम वन बाय वन देखेंगे। नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, द इंक्रीज ऑफ द फॉसिल फ्यूल यूज इज अ लीडिंग टू इट अ शॉर्टेज, एंड इट इज द एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ द कंजम्पशन ऑफ द कंटिन्यू द रिजर्व ऑफ दिस फ्यूल विल बी एग्जॉस्टेड, यानी कि हमारी जो जैसे ही पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है उस तरह ये सारे जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो उसके प्लेस पे अभी नॉन कन्वेंशनल जो सोर्सेज आए हैं उसका यूज हम करेंगे, क्योंकि ये जो कन्वेंशनल सोर्स है दे आर लिमिटेड एंड आफ्टर सम टाइम इट इज एग्जॉस्टेड। तो उसके प्लेस पे हम ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड ये कंटिन्यूस यानी कि ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज है तो उसको हम रिन्यू भी कर सकते हैं। मोरओवर देयर यूज आर causes environmental pollution, therefore there is a need for using a non-conventional source of such as the solar energy, wind energy, tidal energy and which are renewable। तो ये जो सारे सोर्सेस है वो पॉल्यूशन लेस है, इसीलिए हम इसका यूज ज़्यादा से ज़्यादा करें। सो इट इज़ बेटर टू अस, हमारे लिए बहुत अच्छा है। और जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और टाइडल एनर्जी, तो ये सारे जियोथर्मल एनर्जी, तो ये सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। सोलर एनर्जी, sun's heat and light energy can be felt by us every day. Solar energy trapped from the sun can be used in a solar cells and to produce electricity। तो आपको मालूम है सोलार जो प्लेट्स होती है उसके ऊपर जो सन की रेज आती है और इस तरह उसको सोलार पैनल के थ्रू सोलर एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। Many of these cells are joined into the solar panels to generate the power for the heating and lighting purposes. The technology of the utilizing the solar energy benefits a lot of tropical countries that are based with the abundant sunshine। तो ये जो जहाँ पे सनशाइन बहुत होती है उसके लिए ये बहुत एबेंडेंट है और उसी रीजन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये वहाँ सोलर पैनल के साथ इलेक्ट्रिक जनरेटर ज्वाइन किया जाता है और जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो उसके अंदर स्टोर हो जाती है। Now solar energy also used as a solar heaters, solar cooker, solar dryers, besides being used for the community lighters and etc. Also it is used in traffic signals। Now wind energy, solar energy के बाद अब हम wind energy करेंगे। Wind is the inexhaustible source of energy। Windmills have been used for the grinding grains and lifting of water since time immemorial, and in modern time windmills the high speed wind rotates and the windmills which is connected to the generator and produce the electricity. Wind farms having
A cluster of such windmills are located in the coastal region and in the mountain passes where the strong and steady winds blow. जहाँ पे बहुत जो खुले मैदान होते हैं, कोस्टल एरियाज होता है, माउंटेन्स होते हैं, जहाँ पे ऑलवेज विंड स्टेडी विंड्स होती है कंटिन्यूसली और स्ट्रॉन्ग विंड होती है, तो उसकी वजह से विंड मिल से वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. Wind farms are found in the Netherlands, Germany, Denmark, UK, USA and Spain are noted for their wind energy production. अभी न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर पावर. Nuclear power, it is obtained from the energy stored in the nucleus of the atoms of the naturally occurring radioactive elements like uranium and thorium. तो ये नेचुरल एलिमेंट्स हैं जो अर्थ के क्रस्ट के अंदर से हमें मिल आते हैं एज अ फॉर्म ऑफ यूरेनियम और थोरियम के फॉर्म में. दीज फ्यूल्स आर अंडरगो न्यूक्लियर फ्यूजन इन द न्यूक्लियर रिएक्टर एंड एमिट्स पावर. और उसके थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप. यूरोप और यूएसए के अंदर वहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर पावर से प्रोड्यूस की जाती है. इट इज इन इंडिया, राजस्थान, झारखंड हैव अ लार्ज डिपोजिशन ऑफ द यूरेनियम. थोरियम इज फाउंड इन द लार्ज क्वांटिटी in the monazite stand of the Kerala, and the nuclear power stations in India are located in the Kalpakam in the Tamil Nadu and Tarapur in Maharashtra, Rana Pratap Sagar near the Kota in Rajasthan and Narora in Uttar Pradesh and Kega in Karnataka. तो ये सारे न्यूक्लियर पावर स्टेशन यहाँ पे लोकेटेड हैं. नाउ नेक्स्ट जियोथर्मल एनर्जी, यानी जियोथर्मल एनर्जी दैट मीन जो हम लैंड के अंदर से अर्थ के नीचे से जो भी हीट प्रोड्यूस होती है और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं. हीट एनर्जी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ, इट इज कॉल्ड द जियोथर्मल एनर्जी. द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस एंड स्टेडी एज वी गो अ डीपर. जैसे ही जब हम डीप जाते हैं तो उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है और ऑलवेज स्टेडी रहता है. समटाइम्स दिस हीट एनर्जी में सरफेस इटसेल्फ एंड इट इज अ फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग्स. हम देखते हैं कि हर अलग अलग जगहों पे हॉट स्प्रिंग्स निकलते हैं. तो ये एक एग्जांपल है कि नीचे किस तरह एनर्जी प्रोड्यूस होती है. हॉट स्प्रिंग देखते हम जहाँ पे आपने अगर कहीं पे भी देखे तो स्प्रिंग, तो वहाँ से जो भी गर्म पानी निकलता है और कंटिन्यूसली फ्लो उसका थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल कंटिन्यूस रहता है और वहाँ से कंटिन्यूसली हॉट वाटर निकलता जाता है. सो इट इज़ अ जियोथर्मल एनर्जी. और वो एक जो हॉट वाटर नीचे अर्थ के नीचे से हॉट बनता है और इस तरह बाहर कंटिन्यूस आता जाता है. तो ये एग्जांपल है कि अंदर अर्थ के नीचे हीट प्रोड्यूस होती है. दिस हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट द पावर. जियोथर्मल एनर्जी in the form of the hot springs has been used for the cooking, heating and bathing for several years. Use has the world largest geothermal power plants followed by New Zealand, Iceland, Philippines and central part of America. In India, geothermal plants are located in the Manikarnan in the Himachal Pradesh and Poga Valley in Ladakh. Now, tidal energy generated from the tides, it is called the tidal energy. समंदर कोस्टल रीजन के ऊपर वहाँ पे टर्बाइन सेट किए जाते हैं और जिस तरह समंदर की लहरें यानी कि उसकी जो टाइड्स आती है और वहाँ उसकी वजह से जो भी टर्बाइन सेटअप किए हैं वो रोटेट होते हैं और इस तरह वहाँ पे और उसका जॉइंट जनरेटर से होता है और इस तरह इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है. उसको हम टाइडल एनर्जी बोलते हैं. टाइडल एनर्जी कैन बी हार्नेस्ड by building dams at narrow opening of the seas
During high tides, the energy of the tides it is used to turn the turbines installed in the dam to produce electricity. In Russia, France, Gulf of Kutch, in India have a huge tidal mills found. Now last part biogas. इसके बाद हमारा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा. The organic waste such as the dead plants and animals materials, animal dung and kitchen waste can be converted into gaseous fuel are called biogas. जो सारे जो एनिमल वेस्ट होते हैं उससे हमें जो भी गैस बनती है उसको हम बायोगैस बोलते हैं. द ऑर्गेनिक वेस्ट इट इज डिकम्पोज बाय द बैक्टीरिया इन द बायोगैस डाइजेस्टर्स टू एमिट and biogas which is essential a mixture of methane and carbon dioxide. Biogas is an excellent fuel of the cooking and lighting and produce a huge amount of organic manure and each years. तो हर साल हम उसमें से काफ़ी जो ये सारा जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है उसके अंदर से हम ये सारे एक टैंक के अंदर वो रखा जाता है और उसके अंदर जो नेचुरल प्रोसेस होता है और जो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है उससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और गैस प्रोड्यूस होता है जो हमें कुकिंग के लिए हम उसका यूज़ करते हैं. एनर्जी इज एवरीवेयर बट वी कैन सी दैट हार्नेस दिस एनर्जी इज बोथ डिफिकल्टी एज वेल एज कॉस्टली. ईच वन ऑफ अस कैन मेक अ डिफरेंट बाय नॉट वेस्टिंग एनर्जी. हमें जो भी ये सारे इससे जो भी एनर्जी हमें मिलती है तो हमें उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए. एनर्जी सेव्ड, एनर्जी जनरेटेड एक्ट नाउ एंड मेक द ब्राइटर एनर्जी फ्यूचर. यानी कि हमें इसको जनरेट करना चाहिए और उसको कंजर्व करना चाहिए जिससे हमारा फ्यूचर ब्राइट हो. और ये बायोगैस हमारे कुकिंग गैस के लिए यूज़ होता है. इट इज़ अ नेचुरल गैस को माना जाता है और ये पॉल्यूशन लेस होता है. फ्रेंड्स, here finish our lesson. Okay, subscribe my channel and share more students.